स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की कहानी है दिखावा। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहू, इस बार दिवाली पर गांव जा रहे हैं तो मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने सोचा है कि हम दोनों थोड़े महीने वहीं रुक जाएंगे, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। कंचन जी अपनी बहू रेनू से बोली। रेनू बोली, मम्मी जी आप 3-4 महीने तो आ ही जाएंगी ना, क्योंकि थोड़े दिनों के लिए तो मैं भी ऑफिस से छुट्टी लेने वाली हूँ। गांव में दिवाली मनाकर मैं थोड़े दिन अपनी मम्मी के यहाँ रहने चली जाऊँगी। फिर तो वापस वही ऑफिस की भाग दौड़ करनी है, और आप होती हैं तो मुझे बहुत सहारा मिलता है आपका। आपके राज में सब कुछ हो जाता है मम्मी जी, वरना सच आपके बिना मुझे कुछ काम समझ ही नहीं आता है। कंचन जी बोली, बहू मैं 3 महीने में वापस आ ही जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुझे यहाँ मेरी बहुत ज़रूरत है। खैर, जितना हो सके इस मुंबई वाले घर की तो सफाई हो गई है, और गांव वाले घर की सफाई करने को मैंने कोयल से कह दिया है। मैंने चाबी बगल वाली सोन भाभी की वहीं पड़ी है, तो कोयल वहीं से चाबी लेकर सफाई कर लेगी। रेनू बोली, हाँ मम्मी जी, यह आपने अच्छा किया कि कोयल से सफाई करने का कह दिया। अब जाते ही घर तो साफ मिलेगा। चलिए मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, मुझे आज ऑफिस में बहुत काम है। कंचन जी बोली, हाँ हो सके तो थोड़ा जल्दी आ जाना, हमें गांव जाने के लिए कपड़े भी तो पैक करने हैं। रेनू बोली, आज ऑफिस में टीना भाभी से पूछती हूँ कि गांव के लिए कब निकलना है, उस हिसाब से पैकिंग कर लेंगे। रेनू के ससुर घनश्याम जी कुल मिलाकर 4 भाई थे, जिसमें 2 भाई और उनका परिवार गांव में रहता था, और बाकी के 2 भाई और उनका परिवार यहाँ मुंबई में रहता था। घनश्याम जी और उनकी पत्नी कंचन जी जब भी गांव जाते तो 2-3 महीने वहाँ गुजार कर आते। गांव से बहुत यादें जुड़ी हुई थी उनका मन तो करता था कि वह लोग गांव में ज़्यादा दिन रहें, मगर यहाँ बेटा अमित और बहू रेनू मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे। दोनों अक्सर ऑफिस में आने में लेट हो जाते, और सुबह भी बहुत बार उन्हें ऑफिस के लिए जल्दी निकलना पड़ता था। ऐसे में कंचन जी खाना और टिफ़िन तैयार कर देती थी। घर के अन्य काम भी वह खुशी खुशी कर देती थी। ससुर घनश्याम जी भी बाहर से दूध, दही, सब्जी, फल इत्यादि ला देते थे। इस बार गांव में दिवाली में कंचन जी ने अपनी सभी देवरानियों जेठानियों को खाना और पूजा अपने घर में रखी थी, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। गांव के घर में जाने के लिए दिए, लाइट्स, पटाखे सभी लाकर रख दिए। बस पैकिंग करनी बाकी थी। रेनू के काका जी हरिनाथ जी की बहू टीना भी रेनू के ऑफिस में ही काम करती थी। रेनू का और टीना का ऑफिस परिवार साथ में ही गांव जाने वाला था, इसलिए रेनू ऑफिस के लंच टाइम में टीना से बोली, टीना भाभी गांव कब चलना है, कौन सी तारीख की टिकट निकलवानी है। टीना बोली, मम्मी जी कह रही थी वह तुम्हारी सास कंचन जी से इस विषय में बात कर लेंगी। रेनू बोली, भाभी आपकी सास और मेरी सास दोनों देवरानी जेठानी, और ऊपर से उनकी गांव वाली 2 जेठानी देवरानी, बाप रे, अब सभी लोग मिलकर दिवाली की तैयारी करेंगे। मुझे तो एक बात समझ नहीं आई, अपने घरों में चुपचाप अपना अपना परिवार पूजा कर लो, यह सभी को इकट्ठा करना, फिर साथ में खाना रखना, इंसान कितना थक जाता है बेचारा। मुझे तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं, मगर मम्मी जी की वजह से सब करना पड़ता है। टीना बस मुस्कुरा दी, वह कुछ बोली नहीं, क्योंकि वह रेनू की आदतों को
अच्छे से जानती थी। यहाँ कंपनी में भी रेनू टीना के साथ कंपटीशन की होड़ करती, जबकि टीना हमेशा उसे अपनी चचेरी देवरानी होने के कारण उसकी ऑफिस के काम में भी मदद करती। दूसरी तरफ टीना की सास आंचल जी ने अपनी देवरानी कंचन को फ़ोन किया और सभी ने दिवाली के 2 दिन पहले गांव जाने का मन बना लिया। उसी आधार पर घनश्याम जी ने सभी की टिकट बुक करवा दी। रेनू की सास कंचन जी, टीना की सास आंचल जी सगी देवरानी जेठानी थे। दोनों में आपस में बहुत बनती थी। वह सब पहले गांव में संयुक्त परिवार में रहते थे। गांव में रह रही दोनों जेठानी देवरानी भी मुंबई में रह रही देवरानी जेठानी का इंतज़ार करती कि कब वह भी वापस गांव आएंगी और सभी मिलकर साथ में त्योहार का आनंद लेंगे। रेनू यहीं मुंबई में एकाकी परिवार में पली बढ़ी अपने माँ पिता की इकलौती बेटी थी। उसे अपनी सास और गांव के सारे लोगों पर बहुत ताज्जुब होता। उसे बस अपना काम निकलवाने से मतलब रहता। कंचन जी उसकी बहुत मदद किया करती थी, इसलिए वह भी उनके साथ अच्छे व्यवहार का दिखावा कर देती। मगर रेनू के मन में उन लोगों के लिए बिल्कुल आदर भाव नहीं था। दिवाली पर गांव जाने के लिए सभी लोगों ने अपने कपड़ों की पैकिंग कर ली। रेनू ने सारे वेस्टर्न कपड़े साथ डाल लिए और जिस गांव जाना था उस दिन भी वेस्टर्न कपड़े पहनकर रेडी हो गई। कंचन जी उसे देखते ही बोली, बहू, हम गांव जा रहे हैं और वह भी दिवाली की इतनी बड़ी पूजा के लिए। वहाँ ऐसे कपड़े मत पहनो। गांव में लोग 2 बातें बनाने में वक्त नहीं लगाते। मम्मी जी, मुझे तो इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं लग रही। गांव तो गांव ही है और रहेगा, और मैं तो यहाँ शहर में पली बढ़ी लड़की हूँ। गांव वालों को जो बोलना है बोलने दीजिए, हमें क्या। कंचन जी बोली, बहू, मैं भी किसी के कहने का कोई अर्थ नहीं निकालती, मगर मुझे खुद यह महसूस हो रहा है कि दिवाली जैसे मौके के लिए साड़ी सलवार कमीज तुम पर ज़्यादा सूट करता है। यह वेस्टर्न परिधान तो पार्टीज में ही अच्छे लगते हैं। रेनू बोली, मम्मी जी, टीना भाभी भी यहाँ मुंबई में ही पली बढ़ी लड़की हैं। आपको लगता है वह वहाँ गांव में ऐसे ट्रेडिशनल कपड़े पहनेंगी? देख लेना, नहीं पहनेंगी। इसलिए मैंने तो सूटकेस में भी सारे वेस्टर्न कपड़े ही भरे हैं। कंचन जी ने भी बहू के आगे हथियार डाल दिए और सोचने लगी, जो करना है करो, मुझे क्या। कौन से परिधान कौन से अवसर पर अच्छे लगेंगे, यह भी सीख भी मुझे ही देनी पड़ रही है। और कुछ जवाब न देते हुए अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब अमित ने रेनू को देखा तो बोला, रेनू, गांव में यह कैसे कपड़े पहनकर साथ चल रही हो? हम वहाँ पूजा के लिए जा रहे हैं, पार्टी के लिए नहीं। अमित के मुंह से यह सब सुनकर रेनू को लगा जैसे अकेले में उसकी सास ने ही उसके पति को रेनू के खिलाफ भड़काया होगा। अमित ने जब रेनू का बैग खोला तो देखा कि उसने अपने साथ सारे वेस्टर्न कपड़े ले रखे थे। अमित ने रेनू से सारे वेस्टर्न कपड़े खाली करवा के सलवार कमीज बैग में भरने को कहा। रेनू को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसे अमित की बात माननी पड़ी क्योंकि उसके पास और कोई चारा ना था। वह अमित का गुस्सा भली भांति जानती थी, इसलिए चुपचाप बैग में वेस्टर्न का कपड़े निकाल के सलवार सूट डाल दिए। कंचन जी को भी यह देखकर तसल्ली हुई कि चलो अच्छा हुआ, बहू ने मेरी ना
सही अमित की बात तो मानी, वरना कोई मेरी बहू के कपड़ों को लेकर उंगली उठाए या मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। दिवाली के 2 दिन पहले सभी गांव पहुंच गए। रेनू की सास और सभी देवरानी जेठानी ने मिलकर एक साथ दिवाली का सारा नाश्ता बनाया और फिर दिवाली के दीप जलाए। इन 2 दिनों में रेनू को लग रहा था घर में कितनी भीड़ एकत्रित हो चुकी है। वह अपना भी टाइम मिस कर रही थी कि काश इतनी भीड़ ना होती तो मैं अकेले अपने कमरे में जाकर सिर्फ टीवी देखती। मगर सोचने लगी, चलो 4 दिन और सही, फिर तो अपनी मम्मी के घर जाकर अकेले खूब मज़े करेंगी। दिवाली के दिन सभी का खाना रेनू के घर में रखा गया था। खाना बनाने के लिए रेनू की सास ने पहले ही कोयल और सोना को अपनी मदद के लिए बुलवा लिया था और कोयल से कहने लगी, सुनो, दिवाली ख़त्म हो जाए फिर कोयल तुम वापस मेरे घर मेरी मदद के लिए आ जाना, क्योंकि मुझे पापड़, बड़ी, केर, आंवले का अचार यह सब बनाना है। कोमल बोली, सेठानी जी, अभी पापड़, बड़ी, अचार यह सब क्यों? कंचन जी बोली, बेटा बहू वापस मुंबई जा रहे हैं, उनके साथ पापड़ बड़ी बनाकर भेजने हैं। मेरी बहू को मेरे हाथ के पापड़ बड़ी अचार बहुत पसंद है। कोयल बोली, सेठानी जी, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, जब चाहे बुला लेना, मैं आपकी सब मदद करवा दूंगी। दिवाली की पूजा के समय रेनू ने एक सलवार सूट का सेट पहन लिया जो दिखने में थोड़ा हेवी था, मगर यह क्या, जब उसकी टीना भाभी पूजा के लिए तैयार होकर आई तो रेनू की नज़रें उसे निहारती रह गई। रेनू ने क्रीम कलर का लहंगा चोली, गले में हार, कान में बड़े झुमके और माथे पर बिंदी लगाई थी। जिस बहू को मुंबई में रेनू ने कभी सलवार कमीज में भी नहीं देखा था, वह यहाँ लहंगा चोली पहनकर घूम रही थी। वहाँ तो ऑफिस में टीना हमेशा जीन्स टॉप पहनकर ही ऑफिस आती थी, मगर यहाँ उसका अलग ही रूप था। टीना के घर वाले अपने यहाँ की पूजा कर रेनू के घर पूजा में सम्मिलित होने के लिए आए थे। पूजा के बाद टीना सभी को मुस्कुराहट के साथ खाना परोस रही थी, जबकि रेनू सिर्फ नाम की रसोई में सभी के साथ जाकर खड़ी हो गई थी। कंचन जी को भी मन ही मन टीना का व्यवहार बहुत अच्छा लगा, मगर उन्होंने यह बात कभी रेनू से नहीं कही, क्योंकि वह जानती थी कि कभी भी एक बहू की तारीफ दूसरी बहू के सामने नहीं करनी चाहिए। अकेले में मौका पाकर रेनू टीना से बोली, भाभी आप शहर से होकर यहाँ आकर। टीना बोली, रेनू, मेरा मानना है कि हम जहाँ जिस काम के लिए उपस्थित होते हैं हमें वैसा परिधान और वैसे संस्कार अपनाने चाहिए। बस हम जब ऑफिस जाते हैं तो जीन्स टॉप पहन कर जाते हैं, जब हम पार्टीज में जाते हैं तो वेस्टर्न पहनते हैं, और जब पूजा में जाते हैं तो साड़ी या लहंगा पहनते हैं। परिधान का भी तो जिंदगी में बहुत महत्व होता है। रेनू यह सब बातें ध्यान से सुन तो रही थी, मगर ग्रहण कितना कर रही थी वह उसे खुद नहीं पता था। कंचन जी ने भी टीना की सारी बातें सुनी और सोचने लगी, टीना भी मुंबई में पली बड़ी है, मगर संस्कार और रीति रिवाजों को बखूबी निभाती है। कंचन जी टीना की बातों से प्रभावित थी, मगर रेनू के लिए उनके मन में कोई ग्लानि नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि रेनू में धीरे धीरे सुधार जरूर आएगा। दिवाली के 2 दिन एक दूसरे के घर आने जाने और एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देने में यूं ही बीत गए। जब रेनू ने कहा कि वह लोग 2 दिन बाद
वापस मुंबई के लिए रवाना होंगे, क्योंकि थोड़े दिन वह अपनी मम्मी के घर जाना चाहती है। कंचन जी ने जल्दी से कोयल को बुलाकर पापड़ बड़ी बनाने में मदद करने को कहा, ताकि वह बेटे बहू के साथ उनके लिए उनके साथ ही सामान भेज पाए। रेनू बोली, मम्मी जी थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए कितना सोचती हैं। आप जानती तो हैं मुझे पापड़ बड़ी बहुत पसंद है, इसलिए आप यह सब काम छोड़कर पहले मेरे लिए बनाने बैठी। कंचन जी भी मुस्कुराकर बोली, बेटे बहू के लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी भला। कंचन जी और कोयल पापड़ बड़ी बनाने लगे, तब कोयल बोली, मेरी देवरानी पम्मी को भी पापड़ बड़ी बहुत पसंद है सेठानी, और वह पेट से भी है। मेरे बच्चे भी बीच बीच में याद करते हैं पापड़ बड़ी, मगर मुझे बनाने का समय भी नहीं मिल पाता। कंचन जी बोली, तुम छोटे लोगों की यही दिक्कत है, पहले ही नीयत खराब कर देते हो। ले जाना तेरी देवरानी के लिए भी और तेरे बच्चों के लिए भी थोड़े से पापड़ बड़ी, अभी फटाफट हाथ चला। कोयल बोली, अरे सेठानी, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था, मुझे नहीं चाहिए आपकी पापड़ बड़ी, मैं तो बस कह रही थी कि समय के अभाव के कारण मैं पापड़ बड़ी नहीं बना पाती। उतने में कंचन जी के पति आकर बोले, कंचन, बहू तो आराम से उसके कमरे में बैठी है और तुम यहाँ अकेले अकेले इतनी मेहनत कर रही हो, और वह भी उन्हीं के साथ मुंबई भेजने के लिए। कंचन जी बोली, अरे कभी कभी तो गांव आती है बेचारी, कर लेने तो उसे आराम, उसे मेरे हाथ के पापड़ बड़ी बहुत पसंद है, आप जानते तो हो। और आप जाइए, अभी यहाँ से मुझे काम करने दीजिए, थोड़ी देर बाद मुझे केर और आंवले का अचार भी बनाना है, वह भी उन्हीं के लिए। अमित को मेरे हाथ का अचार बहुत पसंद है। एक दिन कंचन जी ने सारा सामान मुंबई भेजने के लिए तैयार करा दिया। रेनू और अमित भी दूसरे दिन मुंबई वापस निकलने के लिए अपने कपड़े पैकिंग कर रहे थे। उतने में रेनू की माँ का अलका जी का फ़ोन बज उठा और वह बोली, रेनू कब आ रही हो बेटा। रेनू बोली, बस माँ कल निकल रहे हैं। अलका जी बोली, बेटा तू आ जाए तो तेरे लिए पापड़ बड़ी बना दूंगी, तुझे बहुत पसंद है, मैं जानती हूँ। रेनू हंसकर बोली, मम्मी शायद तुम जानती नहीं, मेरी सास एक नंबर की बेवकूफ़ है। मैं उनके बनाए खाने से लेकर उनकी बनाई हर चीज़ की इतनी तारीफ़ करती हूँ कि बेचारी ने मेरे लिए जाने के लिए पापड़ बड़ी अचार सब बना दिए हैं, और आपको इस उम्र में क्यों इतनी मेहनत करनी है। मेरी माँ इस उम्र में इतनी मेहनत करे यह मुझसे देखा नहीं जाएगा। आप तो बस आराम करो, यहाँ मेरी सास है जो कोलू के बैल की तरह सारा काम कर लेती है, और बस बदले में मुझे अपनी जुबान मीठी रखनी पड़ती है गुड़ की तरह। और दोनों माँ बेटी हंसने लगे। कंचन जी जो बेचारी रेनू के कमरे में उससे यही पूछने आ रही थी कि रास्ते के लिए कितने पराठे भरूं और कौन सी सब्जी बनाऊं, यह सब सुनकर उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह एक पल वहीं रुक गई और उनकी आंखों में आंसू बह निकले। कंचन जी को अपने पति की बातें याद आ गई, जो हमेशा कहते थे, बहू को इतना सर मत चढ़ाओ कि वह सर पर बैठकर नाचने लगे। अब तक कंचन जी रेनू की हर गलती नज़रअंदाज करती आई थी, क्योंकि उन्हें लगता था रेनू बच्ची है, अब भी नादान है, मगर आज उन्हें पता चला था
कि रेनू तो सिर्फ ऊपर से मीठा मीठा बोलती है ताकि मैं उसका सारा काम करूं, बाकी मन में उसके इतना पाप भरा है, यह बात वह आज समझ पाई थी। कंचन जी नम आंखें लिए रसोई में वापस आ गई। थोड़ी देर में रेनू रसोई में आकर बोली, मम्मी जी पापड़ बड़ी और अचार अलग ही बैग में पैक कर देती हूँ। कंचन जी बोली, बहू बेवकूफ़ लोग सभी को अपना मानकर उनके लिए खटते रहते हैं, मगर लोग जब उनके इस अपनेपन का नाजायज फ़ायदा उठाने लग जाए तो उन्हें यह बेवकूफ़ी करनी छोड़ देनी चाहिए। यह पापड़ बड़ी और अचार मैं अपनी सहायक कर्ता कोयल को दे दूंगी, जो बेचारी मेरी इतनी मदद करती है। अब तुम यह सब यहीं रहने दो। रेनू को समझ आ गया कि उसकी सास ने उसके द्वारा उसकी माँ से कही बातें सुन ली हैं। वह शर्म से ज़मीन में गड़े जा रही थी और उसे अपनी गलती का मन ही मन एहसास हो रहा था।